नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेपराथन में। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2015 की विधि के पेपर को देखेंगे। इसका जीके का पेपर हम लोगों ने पहले देख लिया था, तो आज हम लोग विधि का पेपर देखेंगे। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्न किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तव्य का व्यापारण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है? तो ये है धारा 363 का में। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में घोर उपाधि के अंतर्गत कितने प्रकार की उपाधियों को शामिल किया गया है? तो ये 8 प्रकार की उपाधियां हैं। निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा है? तो ये हमारा अपहरण है। धारा 362 के अधीन अपहरण का अपराध निरंतर जारी रहने वाला अपराध होता है, जबकि व्यापारण का अपराध एक बार में ही पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता के अधीन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ठग जो होता है वो हमारा 309 में नहीं 310 में होता है। सिक्के का कूटकरण 231, रिश्वत 171 खा, लिंग 8 में दिया है। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन ए है वो सुमेलित नहीं है, ये वाला। एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी बीमाशुदा दुकान में आग लगा देता है। ने कौन सा अपराध किया है? तो उसने छल किया है। निम्न पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। सिद्धांत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 94 में स्थान पाया है। दूसरा इसका दिया है, विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में निर्गत है। तो ये 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है, दोषी है? तो इसका होगा ऑप्शन डी, कोई अपराध नहीं। एक भिखारी जो पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, दोषी है? तो इसमें किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा वो, ऑप्शन ए। निम्न पर विचार कीजिए। इसमें भी 2 का कथन दिए हैं, उनमें से हमको बताना है कौन सा सही है कौन गलत है। पहला है, एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारत के न्यायालयों को है। और दूसरा है, एक विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालयों को नहीं है। तो इसमें से एक सही है और जो दूसरा है वो गलत है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। इसमें भी 2 कथन दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कौन सही है कौन गलत है। आर बनाम मैकनाटन विकृतचित्तता एक बचाव से संबंधित वाद है, और दूसरा है आर बनाम गोविंदा सामान्य आशय से संबंधित वाद है। तो इसमें एक सही है किंतु जो दूसरा है वो गलत है, अर्थात ऑप्शन ए। आर बनाम मैकनाटन का जो वाद है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 84 पर आधारित है, जो चित्त विकृतता के बारे में बचाव का प्रावधान करती है। और जो दूसरा है आर बनाम गोविंदा का वाद, वह आपराधिक मानववध मतलब 299 तथा हत्या 300 के बीच अंतर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न पर विचार कीजिए। आर बनाम डडले एवं स्टीफन आवश्यकता से संबंधित वाद है, और दूसरा दिया है राज्य बनाम केएम नानावती गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के कारण हत्या से संबंधित वाद है। तो इसमें जो है हमारा 1 और 2 ये दोनों सही हैं, अर्थात ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला और उसने सासा या की मृत्यु कारित कर दी, या खा का भाई है, ने अपराध किया, तो यहाँ पे उसने हत्या का अपराध किया है। को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, वह उसे अपने लिए रख लेता है, कारित करता है। तो उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, खा की भूमि पर स्थित पेड़ को बेईमानी से ले जाने के इरादे से खा की अनुमति के बिना काट डालता है, ने कौन सा अपराध किया है? तो उसने चोरी का अपराध किया है, अर्थात ऑप्शन डी। चोरी के अपराध का दोषी होगा, जिससे धारा 378 में परिभाषित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति का ने या को कुछ रसायन दिया। रसायन का उपभोग करने से या के गर्भ में पल रहे गर्भ में मृत्यु हो गई। का ने कौन सा अपराध कारित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गर्भपात कारित करने का अपराध। अगला है, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 का वाद है, किससे संबंधित है? तो ये जो वाद है ये हमारा फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने एक आपराधिक संविधि में प्रकृति विरुद्ध अपराध की संवैधानिकता सिद्ध की है? तो सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन, अर्थात ऑप्शन डी। आ ने इंटरमीडिएट के जाली अंकपत्र के आधार पर बीए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, किंतु परीक्षा आरंभ होने से पूर्व ही जाली अंकपत्र पकड़ लिया गया। का दोषी है छल के प्रयत्न का? अगला क्वेश्चन हमारा, लूट को डकैती तब माना जाता है जबकि लूट करने वाले व्यक्ति की संख्या कम से कम 5 हो, अर्थात ऑप्शन बी। आशासा एक स्त्री को क्षुमित करने के इरादे से उसके चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा देता है। आ दोषी है, तो यहाँ पर आपराधिक बल प्रयोग करने का वो दोषी है, अर्थात ऑप्शन सी। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय के बारे में प्रावधान करती है? तो ये है धारा 67। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंदी के एकांत परिरोध के लिए प्रावधान करती है? तो ये धारा 73 है। निम्न किस अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है? तो द्विविवाह में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं तथा लोक शांति भंग करते हैं तो वे दोषी हैं। यहाँ पे वो दंगे के अपराध के लिए दोषी है। दंगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये जो है धारा 20 में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा विधि की भूल क्षम्य नहीं है सिद्धांत को समाविष्ट करती है? तो ये है धारा 79। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है, एक तरफ अपराध दिए हैं दूसरी तरफ धारा, तो ये हमको बताना है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में कौन सा अपराध है। तो आपराधिक षड्यंत्र, तो ये दिया गया है हमारा 120 का में, ठीक है। हत्या का प्रयास ये दिया है 307 में। आपराधिक मानववध ये दिया है 299 में, और उद्यापन ये दिया है 383 में। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, का ने खा को मृत्यु की धमकी देकर खा से 10,000 रुपये की राशि ले ली। का ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध कारित किया है? तो उसने उद्यापन किया है, अर्थात ऑप्शन डी। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग निम्न में से किसके विरुद्ध अपराध है? तो ये ऑप्शन सी सही है, अर्थात ए और बी, मतलब चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों के विरुद्ध अपराध है ये। भारतीय दंड संहिता की निम्नांकित किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? तो ये है ऑप्शन सी, धारा 279। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए हैं, उनमें से कौन सा सही है ये बताना है। प्रत्येक प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। दूसरा, चोरी लूट हो जाती है जब उसके साथ जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अर्थात ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, या को एक बाघ उठा ले जाता है यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय न रखते हुए और उद्यापन पूर्ण सद्भावनापूर्वक या के फायदे के आशय से का उस बाघ पर गोली चला देता है। का की गोली से या को मृत्युकारक घाव हो जाता है। का दोषी है, तो यहाँ पे वो किसी भी प्रकार के अपराध का दोषी नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 304 खा तथा 498 का ये आपस में समावेशी है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। का सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके साशय या से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है। का द्वारा किया गया अपराध, तो यहाँ पे उसने छल किया है,
और छल जो है ये प्रश्नगत समस्या धारा 415 के दृष्टांत का पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, का खा को जो 19 वर्ष का युवक है एक कम्पैक्ट डिस्क अर्थात सीडी अश्लील तस्वीरें आमोदार्थ देखने के लिए बांटता है, का ने भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो उसने 293 के अंतर्गत अपराध किया है। 293 में कहा गया है तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। अगला क्वेश्चन, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है, यह परिभाषा संबंधित है। तो यह परिभाषा सामान्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अर्थात वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? इसका 100 परीक्षण रिपोर्ट ये लोक दस्तावेज नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी। धारा 75 में 100 परीक्षण रिपोर्ट लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया? तो ये 17 अक्टूबर 2000 से शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन सूची से है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। इसमें एक तरफ धाराएं हैं, दूसरी तरफ वो धारा किससे संबंधित है। तो जो दस्तावेज है वो दिया है धारा 3 में, ये सही है हमारा। प्राथमिक साक्ष्य दिया है 62 में, द्वितीयक साक्ष्य 63 में, मौखिक साक्ष्य धारा 60 में, अर्थात हमारा ये ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य रेस चेष्टे से संबंधित है? तो ये धारा 6 अर्थात ऑप्शन डी। धारा 6 में रेस चेष्टे के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित का सील साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संगत नहीं है? तो ये है धारा 53 का, अर्थात ऑप्शन ए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में जीवन की अवधारणा उपबंधित है? तो यहाँ पे जीवन की अवधारणा हमको बताना है कि किस धारा में है। धारा 108 में तो मृत्यु की अवधारणा है। धारा 106 में विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार है। धारा 104 में साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किए जाना हो उसे साबित करने का भार है। और धारा 107 में उत्तरजीविता की अवधारणा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निम्न कौन सी धारा कब्जापूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य के सिद्धांत को प्रभाव में लाती है? तो ये है धारा हमारी 110 अर्थात ऑप्शन ए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है? तो ये है धारा 50। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी? यह है धारा 134। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित किस धारा में स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान है? तो ये हमारा दिया है धारा 159 में, अर्थात ऑप्शन सी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? तो ये है धारा 167। अगला क्वेश्चन हमारा, अन्यत्र उपस्थित होने का अभिभाग, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का एकमात्र नियम है। तो अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही है। मृत्युकालिक कथन हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। उपर्युक्त सभी, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में भी हो सकता है। बोलने में असमर्थ एक साक्षी खुले न्यायालय में संकेतों से साक्ष्य देता है, ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य होगा, अर्थात ऑप्शन ए। साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य केवल संपोषक है, निश्चायक है, सहायक नहीं है। तो ये हमारा जो होगा केवल निश्चायक है, अर्थात ऑप्शन बी। अगला है, किसी बात में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है? तो ये होते हैं विवादक तथ्य। ये कथन और कारक से संबंधित है। कथन दिया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का परंतु स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध नियम का एक पक्ष है। और कारण दिया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 की नीति न्याय के लिए साक्ष्य प्राप्त करना। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती। तो इसका सही आंसर है भारतीय विधि पर, अर्थात ऑप्शन सी। धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय निम्न बातों पर की जा सकती है: विदेशी विधि पर, विज्ञान या कला के विषय पर, हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के विषय में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय। अगला क्वेश्चन, RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? तो ये टेप रिकॉर्डर द्वारा किया हुआ साक्ष्य से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन ए। शरत चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का वाद संबंधित है, तो ये हमारा विबंध से संबंधित है। कापर खां की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नांकित में कौन विवादक तत्व हो सकते हैं? तो ये 4 बिंदु दिए हैं, उनमें से कौन कौन विवादित हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात 1 और 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी स्थिति में अखंडनीय निश्चायक परख का उपबंध करती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में सम्मन करने का विवेकाधिकार है? इसका सही आंसर है धारा 311, अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, का पर भाषा के आधार पर 2 समूहों के मध्य दुश्मनी फैलाने का आरोप है। इस अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने से पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका ऑप्शन सी सही है, केंद्र सरकार व अथवा राज्य सरकार। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकता है? वास्तविक कब्जे का, अर्थात ऑप्शन बी। निम्नांकित पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना सही गलत कौन सा है। पहला है, प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित होने की सूचना मात्र है, और दूसरा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम माता पिता के बच्चे, इसका ऑप्शन है भरण पोषण के हकदार हैं, अर्थात ऑप्शन सी। धारा 125 के उपबंध धर्मनिरपेक्ष है और इसका किसी धर्म विशेष अथवा व्यक्तिक विधि से कोई विरोध नहीं है, अतः मुस्लिम माता पिता के बच्चे भरण पोषण के हकदार होंगे। अगला क्वेश्चन है, वारंट मामले का आशय अपराध से संबंधित है जो, तो इसमें है उपर्युक्त ए और बी, अर्थात ऑप्शन डी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 भा के अनुसार वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, का पर एक बार चोरी और दूसरी बार घोर उपहति का आरोप है, तो यहाँ पर का पर चोरी करने और घोर उपहति के आरोप अलग अलग लगेंगे, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अविवाद सौदेबाजी प्रावधान किस पर लागू होंगे? तो इसका सही है ऑप्शन डी, किसी पे लागू नहीं होंगे। उपर्युक्त में से जो दिए हैं उनमें से किसी पे लागू नहीं होंगे, क्योंकि धारा 265 का के अनुसार यह प्रावधान वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है या किसी महिला या 14 वर्ष की आयु से कम के बालक के विरुद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता तथा तिथि अंकित नहीं करता तो ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465(1) के अधीन साध्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, का चोरी का अभियुक्त है गिरफ्तारी के पश्चात 90 दिन तक निरोध में रखा जाता है, दोष सिद्धि होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है, क्या वह 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकता है? तो हाँ, वो 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन बी, पुनर्विलोकन, ये नहीं दिया है सीआरपीसी में।
सीआरपीसी की निम्नलिखित कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन के संबंध में है? तो ये है हमारी धारा 198 अर्थात ऑप्शन ए। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट से मिलती जुलती है? तो ये धारा हमारी 97 है अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है? तो ये अन्वेषण के दौरान कर सकता है अर्थात ऑप्शन सी। डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? तो ये जिला मजिस्ट्रेट अर्थात ऑप्शन ए सही है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है? तो ये पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर लिया जा सकता है अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित किस धारा में पीड़ितों के उपचार संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये है हमारा ऑप्शन डी अर्थात 357 गा। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2, ये 4 नहीं है 2 पा है, ये 2 पा, ठीक है, के अंतर्गत लोक अभियोजक से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थात एक और ए और बी दोनों। धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति और लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित कौन सी धारा प्रतिकर भुगतान न्याय से संबंधित है? तो यह है धारा 357 अर्थात ऑप्शन सी। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विकृत अभियुक्त को कुछ विधिक संरक्षण दिए गए हैं, यह प्रावधान पाए जाते हैं। तो ये उक्त सभी धाराओं में पाए जाते हैं जो ऊपर की दी हैं, 228 में भी हैं, 331 में भी हैं, 334 में भी हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 25 के अंतर्गत आने वाली धाराएं 328 से 339 तक सभी विकृत और पागल व्यक्ति से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार निहित है? तो इसका सही ऑप्शन डी अर्थात बी और सी में। बी में दिया गया है केवल सत्र न्यायालय में और सी में दिया है केवल उच्च न्यायालय में। तो ये दोनों को ही प्राप्त है अग्रिम जमानत मंजूरी करने का क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा, दंडादेश जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किस प्रकार का दंडादेश दे सकेंगे? ये दिया गया है हमारे ऑप्शन डी में अर्थात 7 वर्ष से कम अवधि के लिए कारावास। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित धाराओं में से किसमें साक्षी की भाव भंगी के बारे में टिप्पणियां अभिलिखित करने का प्रावधान है? तो ये साक्षी की भाव भंगिमा की टिप्पणी के बारे में प्रावधान धारा 280 में है अर्थात ऑप्शन बी सही है। जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा? तो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा अर्थात ऑप्शन बी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है। यह निम्नवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित किया है। ये था हमारा केस ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अर्थात ऑप्शन ए। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न किस धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और उसे जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है? तो ये धारा 22 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 संबंधित है? तो जो 7 है वो विभागीय कार्यवाही से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होगा? तो जो ग्राम चौकीदार होता है वो हमेशा जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही है। पुलिस अधिनियम की धारा 15(3) जो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्न में से किसके द्वारा वहन किया जाएगा? तो ये जो खर्च होगा वो उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा अर्थात ऑप्शन ए। पुलिस अधिनियम 1861 में मवेशी शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो मवेशी के अंतर्गत कुत्ता शामिल नहीं है, बाकी भेड़ बकरी शामिल है और उसमें भेड़ बकरी, हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, सुअर ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थाने का भारसाधक अधिकारी कौन है? तो पुलिस का उप निरीक्षक होता है थाने का भारसाधक अधिकारी अर्थात ऑप्शन सी। चिकित्सा अधिकारी उपहत या मरणोपरांत परीक्षण रिपोर्ट की कितनी प्रतियां तैयार करेगा? तो ये 3 प्रतियां तैयार करेगा अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा,
उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के निम्नांकित किस पैरा में प्रावधानित है कि विशेष अवसरों को छोड़कर सिविल पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे? तो ये दिया है पैरा 61 में। सशस्त्र पुलिस में प्रावधान कांस्टेबलों की नियुक्ति जिला पुलिस बल से पदोन्नति द्वारा निम्न में से कौन करेगा? तो ये जो होता है ये पुलिस अधीक्षक करेगा, अर्थात ऑप्शन सी। पुलिस अधिनियम की निम्नांकित किस धारा में जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये हमारा दिया है धारा 30 में, धारा 30 के खंड 4 में, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। लोक जमावों और जुलूसों को लोक सड़कों, गलियों या मार्गों पर संचालन के लिए निम्न में से कौन आदेश दे सकता है? तो ये पुलिस अधीक्षक देता है, अर्थात ऑप्शन बी। पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसका स्वामी ज्ञात नहीं है, अपने कब्जे में लेगा, परंतु इसके व्ययन के संबंध में उसे निम्न में से किस अधिकारी के आदेश के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा? तो ये ऑप्शन सी के, अर्थात जिला मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन में। अगला क्वेश्चन है, पुलिस विनियम के निम्नांकित किस पैरा में यह प्रावधानित है कि पुलिस थाना प्रभारी का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह विकृचित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में न रखे? तो ये दिया है पैरा 161 में। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नांकित कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है? तो ये है धारा 18। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत प्रावधानित निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सशस्त्र पुलिस ये दिया है अध्याय 6 में, ये सही है। घुड़सवार पुलिस अध्याय 8 में है। ग्राम पुलिस अध्याय 9 में है। अन्वेषण अध्याय 10, ये हमारा गलत है। अध्याय जो 10 है उसमें दिया गया है थाने में की गई रिपोर्ट। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको।